अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब अहमद। बजट के स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे नए बजट की तैयारियों का। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हो चुका है। अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर विफाक और सूबों में इत्तफ़ाक़ राय तय पा गया है। विफाकी तरक्याती बजट 1126 से कम करके 1000 अरब कर दिया गया है। विफाक माली गुंजाइश पैदा करने के लिए पीपल्स पार्टी और सूबों से अपनी बात मनवाने में अब कामयाब हो चुका है। एनएफसी फार्मूले पर नजरसानी के बजाय मुतबादिल स्ट्रेटजी अपनाई गई है। एनएफसी अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखा जाएगा। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से ज़ायद की ग्रांट भी फराहम करेंगे। मजीद फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए पीएसडीपी को भी महदूद किया गया है। 126 अरब की कटौती के बाद पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1000 अरब रुपए तक आ गया है। कौमी दिफा और अमन इसमें तरजीह करार दी गई है। सिर्फ दिफा और दाखिला के नए मंसूबे शामिल होंगे। तनख्वाहदार तबके की अगर बात की जाए तो उनकी कुछ सुनी गई है, ऐसा ही लग रहा है। हुकूमत नए बजट में 50 अरब रुपए तक रिलीफ देने पर गौर कर रही है। माहाना 1,83,000 से जायद आमदन वाले अफराद को रिलीफ मिलने का इम्कान भी है। माहाना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ भी दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने पर भी मुशावरत जारी है। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म करने पर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो विफाकी हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार भी जारी है। एक साल के दौरान 9.3% इजाफा हुआ। अप्रैल तक मजमूई कर्ज 81,930 अरब रुपए पर पहुंच गई है। अगर बात की जाए तरसीलात ज़र की तो 11 माह के दौरान इसका हजम 38 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। माली साल के अख्ताम पर रकम 41 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। इस पर आज हम बात करेंगे। माहिर इक़्तिसादियात और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी के फाउंडर और CEO डॉक्टर अली सलमान मौजूद होंगे और साथ में सनतकार रेहान जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अली, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा और जिस तरीके से उसमें आपने जिक्र किया है कि जो बजट है वो एक एनुअल एक्सरसाइज है और इसको ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ के लेंस से नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले हम जरा इसी पे बात कर लेते हैं कि अब जो इस वक्त हमारा बजट पेश किया जा रहा है, फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जो हमारी ग्रोथ, ज़ाहिर हम ये तो कहते हैं कि इस वक्त जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो तो आ चुकी है, लेकिन ज़ाहिर हम फिर ये भी बात करते हैं कि फिर इसमें अवाम का क्या फ़ायदा है, अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, उसका फ़ायदा अवाम तक कब पहुँचेगा। इस बजट को ज़रा हम किस तरीके से लें, सबसे पहले तो आप इस पर ही रोशनी डालिए। जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मरूफ करने के लिए। मेरा जो व्यू है वो ये है कि बजट ज़ाहिर है इसका 1 साल का एक साइकिल होता है और उसमें जो बजट की जो एसेंशियल पर्पस है वो ये है कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस कैसे रन कर रही है, जो उसको अपने सर्विसेज फ्राहम करनी है, जो उसको तरक्याती प्रोग्राम रन करना है या उसको अपनी हुकूमत चलानी है और अखराजात पूरे करने हैं, तो उसको पूरा करने के लिए क्या टैक्सेस से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से क्या मुतबादिल वसाइल आ रहे हैं या वो डेफिसिट में है, वो खसारे में है, ये उसका बुनियादी पर्पस है। तो मैंने अपने आर्टिकल में इसी बात का जिक्र किया था कि हम अगर बजट से ये उम्मीद लगा बैठें, जो हम हर साल लगाते हैं, हम भी इसमें शामिल हैं, कि इसमें टैक्स पेयर्स को बहुत रिलीफ मिल जाएगा या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी या इकनॉमिक सतह के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये तवक्को करना गैर हकीकत पसंदाना है। क्योंकि आपका जो एक पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो 1 साल में ना बनती है, ना वो अमल दरामद हो सकता है, ना उसके आप नताइज देख सकते हैं। तो बजट को उस महदूद नज़र में देखना चाहिए और उसका बुनियादी सक्सेस या कामयाबी का मेयार यही है मेरे नज़दीक कि आप बजट को बैलेंस कैसे करते हैं, अखराजात हुकूमत के और उसकी आमदनी में आप बैलेंस कैसे करते हैं, टैक्स पेयर्स के ऊपर ज़्यादा बोझ डाले बगैर। ठीक है, और इस वक्त जो हुकूमत की तरजीहात आपको लग रही हैं बजट को लेकर, या अगर हम कह लें कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसमें फिर क्या कहा जा सकता है कि फिर वही होगा जो हम देखते रहे हैं कि जो टैक्स नेट है वो ज़ाहिर है उस तरीके से टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं हो पाएगी और जो अहदाफ होंगे FBR के वो भी पूरे नहीं हो सकेंगे और फिर हम सारा जो बोझ है वो सैलरी क्लास के ऊपर ही देखेंगे। डॉक्टर अली साहब, देखिए जी, इस पे मेरा थोड़ा सा ये व्यू फ़र्क है। एक तो सैलरीड क्लास के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हमारी मीडिया के अंदर भी बात होती है। इस वक्त अगर हमारे टैक्स रेवेन्यू को आप डिवाइड कर लें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, तो तकरीबन 50% डायरेक्ट टैक्सेस हैं और 50% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और जो सैलरीड क्लास का टैक्स है वो कुल मिला के तकरीबन 600 अरब रुपए के करीब बनता है, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस का 10% है।
यानी 90% टैक्सेस हैं डायरेक्ट के, वो कॉर्पोरेट से, बिजनेस से दूसरे तरीके से आ रहे हैं, यानी विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए आते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल वो डायरेक्ट टैक्सेस में शुमार होते हैं। तो हमें टैक्सेस के को ब्रॉडली देखना होगा कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें मुझे तो यही लगता है कि बहुत एक मामूली सा हमें कोई टिंकरिंग नज़र आ रही है कि जहाँ कोई 1-8% हुकूमत को टैक्स, सुपर टैक्स को कम करेगी, 0.5% पिछले साल उन्होंने जिस तरह कम किया था, तो वो एक डायरेक्शनल सा होगा, लेकिन उससे कुछ सब्सटैंशियल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारी जो पर कैपिटा इनकम की भी जो अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखें तो वो ग्रो नहीं कर रही है ख़ास खातिर ख़ा। जो तरक्की का जो बुनियादी पैमाना है वो ये कि एवरेज जो हमारा सिटीज़न है वो कितना बढ़ रहा है, कितना उसमें तरक्की हो रही है, उसकी आमदनी में क्या इजाफा हो रहा है। तो वो ज़ाहिर है टैक्सेस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो तो उससे लिए जा रहे हैं। और वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि अगर हमारा जो इस्तेहकाम की बात करते हैं, स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, उसमें भी देखने की ज़रूरत है कि जैसे हम अब फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुनियादी महवर IMF के प्रोग्राम का। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अनफॉर्चुनेटली पिछले साल की निस्बत कोई 30% ज़्यादा लग रहा है। मुझे जब अंदाज़ा ये है कि जब ये साल मुकम्मल होगा तो पिछले साल तकरीबन 25-26 बिलियन डॉलर था ट्रेड डेफिसिट, इस साल वो 34-35 अरब डॉलर के करीब होगा। तो यानी ये एडिशनल चैलेंज आ जाएगा प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और रेमिटेंस की आपने बात की, रेमिटेंस बढ़ रही है लेकिन इम्पोर्ट स्टैटिक हैं या थोड़ी सी कम होती हुई लग रही है इस साल के अंदर भी। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं, कहीं तो गलती कर रहे हैं ना, जो जिन चैलेंजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डेफिसिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज़ को हमें फैसिलिटेट करना होगा। तो ज़ाहिर है फिर इस पर सोचना तो पड़ेगा, कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। जी, बुनियादी देखिए जो मसला है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडस्ट्री को आपने बेहतर करना है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, फार्मिंग, हमारे एग्रीकल्चर के लिए वैल्यू एडिड करना है। जो इस वक्त जो बड़ी बहस चल रही है हुकूमती हलकों में और अखबारात में भी रिपोर्ट हुई है कि वो ये कि जो हमने कोई नई ऑटो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम कोई नई EV पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जो गलती हम कर रहे हैं बार बार हिस्टोरिकली वो ये है कि हम जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, हर चीज़ को लोकलाइज करना है, इंडिजनाइज करना है। दुनिया इस पॉलिसी से निकले हुए दुनिया को 50 साल हो गए हैं, और जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने इस पॉलिसी के बजाय एक्सपोर्ट ड्रिवन वैल्यू एडिड वैल्यू चेन के अंदर मिलकर तरक्की की है। यानी अगर मैं उसको आम अल्फाज में समझाना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता कि हम कोई एक गाड़ी 100% पाकिस्तान में बनाएं। ये हम कर सकते हैं कि गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में हम स्पेशलाइज करें और वो ग्लोबल मार्केट को सप्लाई करें। हमारी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान की लोकल मार्केट को सर्व करने के लिए बनती है। जैसे मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमने इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, 20% उसको टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, और वो जो अब मोबाइल फ़ोन की असम्बली की बन रही हैं वो 30-35 फैक्ट्रियाँ हैं, वो सिर्फ पार्ट्स को असेंबल करके लोकल मार्केट को दे देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डॉलर्स पहले लग रहे थे मोबाइल फ़ोन को इम्पोर्ट करने में, उससे ज़्यादा डॉलर हम उनको पार्ट्स के इम्पोर्ट पे खर्च करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपकी इसी बात को लेकर जाऊंगा। हमारे साथ सनतकार रेहान जावेद साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रेहान साहब में ज्वाइन करने के लिए। रेहान साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्रीज़ की। जब हम बात करते हैं फैसिलिटेशन की, भी फैसिलिटेट किया भी जाता है, फिर भी हमारी कोई इंडस्ट्रीज़ की हमें परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी ये सोचना होगा कि कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। रेहान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी आपको एक नक्शा खींच दिया पूरा कि हमारा बुनियादी मसला क्या है। बुनियादी मसला ये कि जब हम कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर दिया है, तो आपने फैसिलिटेट क्या किया इंडस्ट्री को? पहले मुझे ज़रा ये कोई समझा दे। हमें इंडस्ट्री को आज तक किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया है। आप इंडस्ट्री को अगर फैसिलिटेट करना हो तो आप सबसे पहले आप उसका एनर्जी का रेट फिक्स कर दें और उसको आप US डॉलर्स में फिक्स करें। यानी देखिए हमारा कंपटीशन किसके साथ है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त हमारा रीजनल कंपेटिटिव कंट्रीज के साथ हमारा कंपटीशन है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो चीज़ मैन्युफैक्चर होकर पाकिस्तान में आ रही है उसकी एनर्जी कॉस्ट अगर हमसे कम होगी, चाइना की एनर्जी कॉस्ट 6 सेंट है, हमारी एनर्जी कॉस्ट आज 11 सेंट है बिजली की, और गैस की कॉस्ट हमारी तो पता नहीं, अब समझ ही नहीं आता गैस का रेट क्या है, क्योंकि हर महीने एक नया रेट लग के आ जाता है। तो गैस तो लोगों ने वैसे ही इस्तेमाल करनी इंडस्ट्रीज ने बंद कर दिया।
तो जब आपकी ग्रिड की कॉस्ट या आपकी गैस की कॉस्ट, आपकी एनर्जी कॉस्ट, आपके टैक्सेस का रेट, आपका विदहोल्डिंग टैक्स, ये सारी वो इनएफिशिएंसीज हैं जो ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के वक्त इसको इस्तेमाल करके इंपोर्ट होने से, इंपोर्टेड आइटम से लड़ सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप इन चीज़ों को रैशनलाइज करें। आप एक 10 साल की पॉलिसी बनाएं और आप सीधा सा फॉर्मूला कर दें कि जी डॉलर ने बढ़ना है या कम होना है, आप डॉलर के अंदर एनर्जी रेट को फिक्स कर दें। उससे आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी। पहला काम तो आप ये कर लें। दूसरा काम ये है कि जो आप इंडस्ट्री को चलाने की बात करते हैं और उसको फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, जरा आप एक दिन के लिए मेरी फैक्ट्री आ जाइए। सुबह से शाम तक 11 से 12 डिपार्टमेंट्स आएंगे। कोई लेबर वाला आ जाएगा, कोई एनवायरमेंट वाला आ जाएगा, कोई ईओबीआई से आ जाएगा, कोई कहीं से आ जाएगा, और वो अंदर आके और वो सर्वे करेंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे और फिर आपको पता है फिर क्या सब कुछ होता है। तो उसके बाद मैं आधा दिन बैठ के इनको डील करूं। उसके बाद अगर मुझे कोई अपना अप्रूवल चाहिए या मुझे अगर कोई बिजली या गैस का या कोई टैक्स का काम करना है तो मैं टैक्स के दफ्तरों के चक्कर लगाऊं। तो और उसके बाद जिस रोड पे मैं जा रहा हूं वो रोड भी टूटा हुआ है बिल्कुल। और मुझे अगर फैक्ट्री से पानी बाहर निकालना है तो पानी की लाइन भी नहीं है। सनतकारों के लिए ऐसा माहौल, जी जी, मैं इसमें यही एडिशन करूंगा कि इसी माहौल के लिए जो सनतकारों की मुलाकात होती रही है वज़ीर आज़म साहब से, उसमें ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने रखे हैं। ज़ाहिर है सनतकारों की मुसलसल मुलाकातें होती रही हैं वज़ीर आज़म के साथ भी, मुआशी टीम के साथ भी, तो फिर वहाँ पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जाते हैं, क्या मुतालबात सामने रखे जाते हैं कि कोई मसला हल नहीं हो पाता? सर देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने अभी एनर्जी मिनिस्टर साहब को बोला था कि आप इनकी क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दें, और एनर्जी मिनिस्टर साहब ने काफ़ी हद तक क्रॉस सब्सिडी कम भी की है। हमारा टैरिफ कोई 2022-23 के अंदर 15 सेंट था, अब वो 12 सेंट पे आ गया है। 3 सेंट हमारा टैरिफ कम हुआ है। एनर्जी मिनिस्टर साहब ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, उन्होंने मेहनत भी बहुत की है और ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद आपका जो गैस का लेवी का मसला है वो हमने IMF ने बोला जी लेवी लगा दें। वो लेवी लगाने के बाद गैस जो है वो ग्रिड से भी महंगी हो गई, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री उस वजह से डिस्टर्ब हो गई। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ हैं। तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में पंजाब में तो आपको पता है कि वहाँ पे तो काम फिर भी हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट भी माशाल्लाह अब तो कुछ कोशिश कर रही है। अभी कोई इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ इनकी बात भी हुई है, कुछ उन्होंने फंड्स भी दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लेकिन दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। यू आर फाइटिंग फायर एवरी डे, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। मैं सुबह उठ के ये देखता हूँ कि मैंने आज अपनी फैक्ट्री को चलाना किस तरह है, या मैं ये सोचूं कि मैं फैक्ट्री को बढ़ाना किस तरह है। तो मैं इस सोच से जब तक बाहर नहीं निकलूंगा कि मैंने अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, मैंने एक्सपोर्ट कैसे करनी है, या मैंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, अपना वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, ज्यादा लेबर कैसे एम्प्लॉय करनी है, तो जब तक मेरी ये सोच नहीं होगी और मैं छोटे छोटे मसलों में ही फंसा रहूंगा कि मैं बिजली का बिल कैसे दूंगा, मैं गैस का बिल कैसे दूंगा, मैं टैक्स कैसे सेसेक्स कैसे जमा कराऊंगा, ये पैसे कहां से लाऊंगा, तो मैं आगे की तो नहीं सोच सकता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अली साहब, जैसा कि इस वक्त रान साहब कह भी रहे हैं कि जाहिर है अगर सर्वाइवल मोड में ही इंडस्ट्रीज रहेंगी तो फिर वो कैसे सोचेंगी एक्सपैंड का। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त जो है वो फराहम करना हुकूमत का काम है, और अगर वो फराहम नहीं किया जाता तो फिर हमें इस बजट के आने में अगर किसी किस्म का रिलीफ दिया भी जाता है तो फिर इंडस्ट्रीज का चलना तो हम नहीं देख रहे इस बजट के बाद भी। देखिए, एक बड़ी आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से बहुत रेलेवेंट है, और वो ये है कि हुकूमत का ये दावा है कि पिछले साल हुकूमत ने और फेडरल विफाकी काबीना ने 600 से ज़्यादा माशी रिफॉर्म्स अप्रूव किए हैं, जिसका ताल्लुक ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के साथ है, जिसका ताल्लुक बिज़नेस चलाने से है, बिज़नेस फैसिलिटेशन से है। जिन मुख्तलिफ इदारों की अभी रेहान साहब बात कर रहे थे, उन इदारों को स्ट्रीमलाइन करने से है। और हुकूमत का दावा ये है कि जब ये यानी रेगुलेशन अब चूँकि कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है तो ज़ाहिर है ये असूली तौर पर सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। अब उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो अभी तक बिजनेसेस रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फर्म्स रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। इसी तरह ही अभी हुकूमत ने कुछ महीने पहले आसान कारोबार एक्ट बनाया, और आसान कारोबार एक्ट की अभी स्पिरिट यही थी कि जी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, लेकिन वो जो एक हमारे यहाँ सिंगल विंडो का एक कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी बड़ा मिसयूज़ होना शुरू हो गया कि वो सिंगल विंडो तो बन जाती है, यानी उसका जो इंटरफेस है वो बन जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, मगर उसके जो पीछे सिस्टम्स हैं पूरे कॉम्प्लेक्स हैं रेगुलेशंस के, वो स्ट्रीमलाइन नहीं होते। इस वक्त जो एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सूबाई और विफाकी सतह के ऊपर अगर आप रेगुलेटरी इदारों को जमा करें तो तकरीबन 1003 इदारे हैं
1000 से ज़्यादा रेगुलेटरी इदारे हैं पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो जो बिज़नेस कर रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसी भी अच्छे लेवल का बिज़नेस कर रहा है, तो अपने अपने शोबों में उसको बहुत से ऐसे इदारों से वास्ता पड़ता है जो कि डुप्लीकेशन का बायस बनते हैं, जो कि आपके लिए इनएफिशिएंसी लेके आते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली करप्शन का बायस बनते हैं, क्योंकि जितनी इंटरेक्शन आपके इदारों से होगी बतौर बिजनेसमैन, वो उतना ही आप एक मौका फराहम करेंगे बार्गेन का। उसमें ज़ाहिर है, फ्रैंकली स्पीकिंग, सारे बिजनेसमैन भी फेयर बुक्स नहीं रखते हैं, वो भी 2 नंबर और 3 नंबर किताबें रखते हैं। चूँकि पॉलिसी, मेरा तो इसमें ये मौक़िफ़ है कि पॉलिसी जो भी आती है, चाहे वो टैक्स पॉलिसी है, वो बिज़नेस रेगुलेशन पॉलिसी है, वो इंसेंटिव पैदा करती है इस तरह के थेफ्ट के, और लोगों को, अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें, तो लोगों को चोर बना देती हैं हमारी पॉलिसियाँ। क्योंकि जो बिजनेसमैन है, उसने सर्वाइव करना है, उसने अपने प्रॉफिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो अगर आप उसको तरीके से डील नहीं करेंगे, उसको मजबूर करेंगे कि जी आप ये भी दें और इसमें भी हिस्सा दें और इसमें भी हिस्सा दें, तो उसने फिर और तरीके से अपना पैसे पूरे करने हैं, बिल्कुल, उसने अपना घर भी बिल्कुल। चलाना है, कारोबार भी चलाना है। तो ये रे- कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसके जो असरात जब तक नहीं हमें मिलेंगे कि जी हमारे बिजनेसेस जब तक नहीं कहेंगे कि जी वो 600 जो आपने अप्रूव किए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो हम तक पहुंच गई हैं, आपका बहुत शुक्रिया, तो तब हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स का असर हो रहा है। रिफॉर्म्स का असर हो रहा है। रियान साहब, फिर हम यही कहें कि जो दो बुनियादी बातें हमें समझ आती हैं कि एक तो जो कंप्लाइंस का सिस्टम है उसमें ज़ाहिर है एक ईज़ पैदा होना चाहिए, और सेकेंडली रीजनली कंपेटिटिव होने के लिए फिर ज़ाहिर है हमें सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, हमें इस तरीके से टैक्सेशन होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ की कि वो चल सकें, रीजनली कम्पीट कर सकें, और फिर हमारी ज़ाहिर है फिर एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ पीछे जरूर जा रहे हैं। पिछले 5 साल से बिजली का इंडस्ट्रियल लोड जो है वो स्विच हो रहा है, कभी कैप्टिव पे और कभी ग्रिड के ऊपर, लेकिन वो स्टैग्नेंट है। वही 3,300 3,400 मेगावाट बिजली जो है कंज्यूम हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, और वो ना बढ़ रहा, कम हो रहा है, बल्कि कुछ उसमें सोलर पे भी अगर शिफ्ट हो गया, तो जितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज आ रही है उस हिसाब से तो हमारी इंडस्ट्री का आज जो लोड होना चाहिए वो 8,000 मेगावाट होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा ना। आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, मेरी फैक्ट्री के बाहर मेरी फैक्ट्री का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। अभी कोई एक्ट पास हुआ है कि जिसमें वो नेम प्लेट अगर आपने बाहर लगाई हुई, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडवर्टाइजमेंट। तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट आ गया, वो कह रहे थे जी आपकी फैक्ट्री कितने अर्से से चल रही है। मैंने कहा जी 20-25 साल से चल रही है। तो उन्होंने आके बोला कि जी आप ये 25 साल का टैक्स जमा करा दें, आपने अपनी फैक्ट्री के बाहर अपना नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, मतलब दुनिया में किस जगह इस तरह होता है? अब आप मुझे बताएं कि मैं पूरा दिन बैठ के यही वाले काम करता रहा हूं, या मेरे से जिस तरह पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री वो इन्हीं कामों में उलझी रहे। भाई फैक्ट्री के बाहर अगर नाम नहीं ठीक है। लिखेंगे तो हमारे पास टीसीएस से नोटिस कैसे पहुंचेंगे, या लोग हमारी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर बशारत भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर बशारत साहब, क्योंकि हम अभी जो बात है वो इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को किन मुश्किलात का सामना है, और क्या बजट के बाद भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी निकाली जा सकती है कि हम इस लो ग्रोथ ट्रैप से निकल सकें, इंडस्ट्रीज़ को चला सकें, उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, ट्रेड डेफिसिट से हम छुटकारें। डॉक्टर बशारत साहब, ज़रा ये बताइए फिर किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जा सकता है। ज़ाहिर है हमारी जो ऑयल इम्पोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो हम सस्ती गैस है वो फराम नहीं कर पा रहे इंडस्ट्रीज को, कोई पॉसिबिलिटी निकाली जा सकती है हुकूमत की जानिब से इस वक्त? देखिए, हुकूमत तो इस तरीके से नहीं सोचती ना कि कितना नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का बिजली और गैस महंगा होने से, कि आपकी इंडस्ट्री कम्पिटिटिव नहीं रही। उसके अलावा आपने बुरी तरह रुपया डिवैल्यू किया है। 2017 में जो 100 रुपए का था वो अब 280 का है, 330 तक चला गया था। जब आप इतना ज्यादा रुपया डिवैल्यू करते हैं, उसके बाद ये कि उसकी वजह से आपकी इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन है वो आपका टैरिफ कहीं से कहीं चला जाता है। आपका इस वक्त जो बिजली का टैरिफ है इस रीजन में, जिसमें कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह आते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा है उन मुल्कों से। तो आपकी इंडस्ट्री कैसे कम्पीट कर सकती है? इसका सिर्फ तरीकेकार यही है कि इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन को बिल्कुल बंद करें, ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, जिससे सोर्स जो है वो फ्री होता है। आपको पता है ना, जब सोर्स फ्री होगा तो बिजली सस्ती बनेगी। उसके बाद तमाम इंडस्ट्री को इजाजत दें कि वो फौरी तौर पर जो है अपने आप को सोलर पीवी पैनल्स पे शिफ्ट करें बिजली पैदा करने के लिए, और सोलर थर्मल पर जाएं अपने गर्म पानी की रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए। जिस तरीके से लाहौर में हमने एक इंडस्ट्री को
जो कि लेदर का काम करते थे, उनको गर्म पानी की जरूरत होती थी, सोलर थर्मल के जरिए उनको दिया था ताकि गैस का इस्तेमाल ना हो। उसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पर ऐड कर दूं, एक खबर आई थी कि इंडस्ट्री को सोलर पर मुंतकिल होने से रोकने के लिए जो मुकर्ररा लोड से कम बिजली इस्तेमाल करने वाली सनतें हैं उस पर ज्यादा फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज सामने आई है। फिर हम किस तरीके से सनतों को सोलर पर लेके जाएंगे? यहाँ पर तो ये रुकावटें पैदा की जा रही हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। असल बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है गर्मियों में, और सिर्फ 7-8 हज़ार मेगावाट की रह जाती है सर्दियों में, जबकि इस वक्त 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगाए जा चुके हैं, आपने कैपेसिटी डेवलप कर ली है, और बहुत सारे अभी पाइपलाइन में इसके अलावा। तो जब इतना ज्यादा गैप है तो उसकी वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं उन पावर प्लांट्स को जो कि बिजली पैदा ही नहीं करते, जो ऑन ही नहीं होते। उनको भी आप जब पैसे देते हैं, अरबों रुपए उनके जेबों में जाता है। अब उस पैसे को पूरा करने के लिए ये कोशिशें होती हैं कि सोलर खत्म किया जाए। जब आप इतना ज्यादा टैक्स कर देते हैं, लोग छोड़ सकते हैं, वो सोलर पर जाते हैं। सोलर पर जाते हैं तो ग्रिड से हट जाते हैं, तो जो पैसे इनको मिल रहे हैं के लिए वो भी नहीं मिलते। तो उस वजह से फिर सोलर को डिस्करेज करते हैं। अजीब किस्म का एक जो है विशेष सर्कल पैदा हो चुका है। इस विशेष सर्कल से निकलने का तरीका सिर्फ यही है कि ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल जनरेशन की तरफ जाएं, इन आईपीपीज को फारिग करें, जो कुछ इनको देना पड़ता है देकर इनको फारिग करें, और उसके बाद सिर्फ ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसमें कि हाइडल है। उसके अलावा आप न्यूक्लियर पर जाएं, आपके पास थर्मल के इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं कि 200 साल तक वो आपकी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। ना सिर्फ सिन गैस की जो कि गैसिफिकेशन से आपको मिलती है, बल्कि आपकी खाद पैदा करने का भी पता होगा कि हमारी जो फौजी फर्टिलाइजर है उसने एक चाइनीज कंपनी के साथ मुआहदा किया है जिसके तहत। सर एक डॉक्टर बशार साहब एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, पर हम ब्रेक पर जाएंगे कि क्या वजूहात हैं कि हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जा पा रही? देखिए, वजूहात वही मैंने जो आपको बताई है ना, कि इतना ज्यादा 40,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल जो है लगा चुके हैं, कैपेसिटी लगा चुके हैं इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे, और उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है अरबों खरबों रुपए में आईपीपीज को। तो अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इस वक्त जाएंगे या जाने देंगे अवाम को, फिर ग्रिड से हट जाएंगे लोग। जब ग्रिड से हट जाएंगे तो किस तरीके से पेमेंट होगी उन आईपीपीज को। तो उन आईपीपीज की जेबें भरने के लिए ये सारा कुछ जतन किया जा रहा है, इसमें के डिस्करेज किया जा रहा है ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी को, सोलर को, और इस तरह की टेक्नोलॉजी। फिर वही बात है कि आईपीपी से जो हमारे मुआहदे हैं उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशारत हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अली सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान जावेद साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन हसनात खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसनात साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हसनात साहब, अब जाहिर है बात तो होती है सोलराइजेशन की, लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं कुछ खबरें सामने आई कि 10 से 18% तक जो जीएसटी है वो बढ़ सकता है सोलर पैनल्स पर। अब जरा बताइएगा इस वक्त पर किस हद तक हम कहेंगे, क्योंकि लोग तो इस तरफ जा रहे थे सोलराइजेशन की तरफ, ये तो फिर एक रुकावट पैदा करने वाली बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रुकावट तो बन रही है, और इस तरह रुकावट बन रही है कि अब एक तरफ तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सोलराइजेशन को प्रमोट किया जाए। एक तो ये भी बड़ा मसला है कि हमेशा जब भी बजट आता है वो अनफॉर्चुनेटली जून में आता है, और सख्त गर्मी एक तरफ आप बिजली के जो अपने वो हैं यूनिट्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। आपने देखा है पिछले हफ्ते 1.5 से 2.25 रुपया जो है यूनिट पर यूनिट है वो कॉस्ट बढ़ गई है, और साथ में आप टैक्स लगा देते हैं तो 10% टैक्स से हम बल्कि फ्रॉम पीएसए पॉइंट ऑफ व्यू ये बता रहे हैं कि 10% टैक्स भी नहीं होना चाहिए, उसको 0 पे लेकर जाएं। लेकिन ये 10 से जब 18 पे लेके जाते हैं तो आप सोचें कि जो 10% अवाम ने अगर लगाना था सोलर, अगर वो सोलर नहीं लगाएगी तो वो अगर इनकी बिजली इस्तेमाल करेगी तो उसका मतलब है उसने इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इनका इंक्रीज होगा। तो अगर समझते हैं कि शायद इनके 20-25 अरब रुपया ये थोड़ा सा कुछ कमा लेंगे यहाँ से, अगर एसबीआर इकट्ठा कर लेगा, लेकिन नुकसान है, अब वो लॉन्ग टर्म नुकसान है। आगे आप फ्यूचर में देखें कि ईवी पॉलिसी आ रही है, बैटरी पॉलिसी आ रही है। हम बल्कि काफी दफा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को ये बता चुके हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका यूनिट रेट है डे टाइम पे उसको कम किया जाए, जो सुपर पीक कार्स बनाए जाएं, 2-3 टाइम ऑफ यूज जो पीक्स होते हैं उनको चेंज किया जाए ताकि लोग डिमांड इंक्रीज करें। इनको डिमांड इंक्रीज करनी चाहिए, ना कि सोलर को डिग्रेड करना चाहिए। अभी हम ठीक है, बिल्कुल जो सोलर की तरफ जा रहे हैं जी कंप्लीट कीजिएगा। तो सर जो हम सोलर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें बैटरी जो असेंबली लाइन पॉलिसी आई है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट दे रही है,
उसका लोग इस्तेमाल करने लगे हैं और वो गवर्नमेंट के हक में जा रही है। आप गवर्नमेंट को इशू है कि जो नाइट टाइम का जो आपका लोड है मतलब वो असना इशू साहब, आता है कि आसान अल्फाज में लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब ऑफ ग्रिड ही रहा जाए, ऑन ग्रिड ना आया जाए इसी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जब एक दफा आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं वो इस्तेमाल करने के लिए कोई बंदा नहीं रहेगा, तो उसको बाय आउट कौन करेगा, खरीदेगा कौन? तो इनको तो उसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए ताकि जो प्राइवेटाइजेशन भी अगर आप कर रहे हैं तो वो काम हो सके। इस तरह तो वो भी बिल्कुल नाकाम सही। हो जाएगी। सही है, सही है। इसमें फैसिलिटेट करने की जरूरत भी है और जाहिर है अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो फिर एक हम अलग ही हाइक देखेंगे सोलराइजेशन में भी। हसनान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अली सलमान साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगा। अब जाहिर है इस वक्त जो अगर हम ओवरऑल देखें सिचुएशन को, तो वफाकी हुकूमत और जो सूबे हैं वो एक फिस्कल स्पेस बढ़ाने पर इस वक्त हम देखने के तैयार हो चुके हैं। आज NSE का जो इजलास है वो भी हुआ। चारों सूबे वफाक को 1200 अरब के फंड्स फराहम करेंगे, जिसके बाद जो NFC फार्मूले पर नजरसानी का प्लान है वो तो हम यही कहेंगे कि रोक दिया गया है। तो क्या ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन है या मुस्तकबिल में हम फिर देखेंगे कि दोबारा NFC फार्मूले की तरफ हमें नजरसानी करना ही पड़ेगी, क्योंकि वफाक के पास जो फिस्कल स्पेस का इशू है वो एक बहुत बड़ा और सीरियस इशू है? जी देखें, इसमें जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, ये जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है, सूबों ने जो ट्रांसफ़र करने का प्रॉमिस कर लिया 1200 अरब रुपए, ये एक वन टाइम ट्रांजैक्शन है। ये कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। ये मुस्तकबिल का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये एक वफाकी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की और हर साल हम देखते हैं कि सरप्लस के ज़रिए अपने डेफिसिट को हम कम करने की कोशिश करती है वफाकी हुकूमत। तो ये इस तरह एक स्पेशल नीड क्रिएट हुई है, अगरचे इसके बारे में मज़ीद तफसीलात अब बजट में ही आ सकेंगी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। जो ब्रॉडर मसला है NFC का, वो एक तरह से हुकूमत ने, वैसे तो देखा जाए तो सूबों का 57% है, लेकिन अगर आप पेट्रोलियम लेवी को शामिल कर लें कि जो डिवाइड नहीं होता है सूबों में, उसको शामिल कर लें तो तकरीबन ये हाफ हाफ हो जाता है। तो एक तो वो बैलेंस हो जाती है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि हमारे चूँकि सोशल प्रोटेक्शन का जो सब्जेक्ट है, जिसके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 600-700 अरब रुपए खर्च करते हैं, वो आइन के स्कीम के मुताबिक ये सूबों का सब्जेक्ट है। और लेकिन हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को लगता है कि अगर हम इसको डिवॉल्व कर देंगे तो शायद वो सूबे उस तरह उसको एफिशिएंटली चला ना सकें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है कि क्या बेहतर मैकेनिज़्म हो सकता है सोशल प्रोटेक्शन का, इनकम ट्रांसफ़र का। इसी तरह जो सब्सिडीज़ हैं, जो हम पावर सेक्टर के लिए दे रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत देती है। तो क्या उसका कोई और तरीका हो सकता है ताकि ये जो बोझ है वो कम हो। एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर ये है कि हमारा जो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है, कर्ज़ों की अदायगी का जो तनासुब है वफाकी बजट में नेट फेडरल रेवेन्यू, उसमें अब काफ़ी कमी हो गई है। आज से 3 साल पहले हमारा नेट फेडरल रेवेन्यू का 91% जा रहा था कर्ज़ों की अदायगी पे, जो कि पिछले साल ये जो 2025-26 का जो बजट अभी ख़त्म हो जाएगा साल, उसमें ये हिस्सा तकरीबन 57% रह गया है। तो 91% से हम नीचे आ गए 57% पे। तो ऑलरेडी वफाकी हुकूमत के पास अच्छा, जो एक तरह लेकिन से डॉक्टर अली सलमान साहब, क्योंकि बोझ हम है ये वो जिक्र कम कर हुआ। रहे हैं कि ज़ाहिर है फिस्कल स्पेस पैदा करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, PSDP की भी अगर हम बात करें तो उसको भी ये कहा जा रहा है कि 1000 अरब तक महदूद कर दिया गया है। तो एक तरफ फिस्कल स्पेस तो शायद इससे पैदा हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब अगर PSDP को इतना महदूद किया जाएगा तो फिर इससे जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो भी कम नहीं हो जाएंगी? ज़रा ये भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, तो ये तो PSDP है ना जी, ये तो इस वक़्त इस पर काफ़ी तहकीक हो रही है, हो भी चुकी है। अनफॉर्चुनेटली अब इसका इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। और इसका जो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं वो इतने मस्बत नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज़ हैं, जब हम ये मंसूबे बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत एस्केलेट हो जाती है सालों के अंदर। एक मंसूबा अगर 10 अरब का है तो वो जब तक मुकम्मल होता है तो वो 100 अरब का हो चुका होता है। तो जिसकी वजह से जो इसके जो इकोनॉमिक रिटर्न्स हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रिटर्न्स आने चाहिए, वो अब नहीं आ रहे हैं। तो इसको बहुत हमें थॉरली रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इस वक़्त इन 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 रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्लानिंग कमीशन के अंदर जो मैनेजमेंट हो रही है इन मंसूबों की, उसको देखने की ज़रूरत है। ताकि ये जो वसाइल हैं जो हम खर्च कर रहे हैं, ये सही मानों में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाएँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, ये ज़्यादातर अब प्राइवेट सेक्टर का फंक्शन है, वो PSDP का फंक्शन नहीं है। अगर आप PSDP को 10 गुना और बढ़ा लेंगे, तो इससे कोई जॉब क्रिएशन
या तरक्की का कोई बहुत रफ्तार बढ़ नहीं जाएगी अगर इसकी कॉम्पोजिशन ना चेंज हो। हमने सीपैक में देखा है कि 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसके क्या नतीजे में हमने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली हैं, क्या उसके नतीजे में हमने बहुत ज़्यादा कोई अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर लिया है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम अपनी जो बिल्कुल। तरक्की का और जो एक कमेंट महवर आप है और कीजिएगा, वो फिर हम आगे उसमें बढ़ेंगे कि एटलीस्ट हम रेमिटेंसेस में देख रहे हैं कि इस साल भी अगर देखा जाए जो फाइनेंशियल ईयर था 2025-26 का, उसमें तकरीबन 9% का इजाफा हुआ है। तो एक तरफ से हुकूमत इसका फायदा तो उठा रही है। जी, रेमिटेंस हमारे लिए एक तरह से वो सेफ गार्ड है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट का डेफिसिट होता है, उसको मैनेज करने के लिए रेमिटेंस आ रही हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है कि ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, अब कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि हमारी जैसे आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं, वो अब इनफॉर्मल तरीके से पाकिस्तान में रेमिटेंस के ज़रिए भी आ रही हैं वापस। तो इन चीज़ों ठीक को है। भी देखने की ज़रूरत है कि रेमिटेंस कितनी सही हैं और कितनी ज़्यादा सही। किसी और शक्ल में पाकिस्तान में आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अली सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इसी हवाले से बात करने। हम इससे पहले सोलराइजेशन पे बात कर रहे थे, इंडस्ट्री से बात कर रहे थे, और इंडस्ट्रीज़ का चलना इस वक्त ज़ाहिर है हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनली कंपेटिटिव होने के लिए फिर इस वक्त आप लोगों की क्या तजावीज़ हैं जो हुकूमत को इस वक्त फौरी तौर पर जिस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी हो चुका है? सर, मैं पहले आप लोग से थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा। मैं पहले थोड़े से नंबर्स ठीक कर दूं। इस जी वक्त जी। हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है ना वो 39,000 मेगावाट है, वो 46,000 मेगावाट नहीं है। और उसमें से जो डिपेंडेबल कैपेसिटी है वो 35,000 मेगावाट है। उस 35,000 मेगावाट में हमारा जो पीक समर लोड जाता है वो 27,000 मेगावाट पे जाता है, और हमारा लोएस्ट विंटर लोड जो है वो 6,000 मेगावाट पे गया था पिछले साल। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो, एक तो प्रॉब्लम हमारा है सीजनल, कि जो हमारी सीजनल डिमांड है कभी बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है। और दूसरा हमारा प्रॉब्लम है डे एंड नाइट प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों ने बिजली महंगी होने की वजह से अब सोलर पैनल लगा ली हैं, तो वो दिन के वक्त अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं या ग्रिड को बेचते हैं, और रात के वो ग्रिड से बिजली वापस लेते हैं। तो जब वो दिन में बिजली बेच रहे होते हैं, दिन में बिजली की मार्जिनल प्राइस 5 से 7 रुपए हो जाती है, और रात के वक्त जब वो बिजली वापस लेते हैं उसको मार्जिनल प्राइस 28 रुपए से लेके तकरीबन समझ लेंगे 35 रुपए तक होती है। तो गवर्नमेंट दोनों तरीके से नुकसान कर रही है। तो गवर्नमेंट की जो भी जो जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बात की है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि गवर्नमेंट को मार्जिनल प्राइसिंग पे काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट कर रही है। और तीसरी, मैं ये मिसकंसेप्शन जरा दूर कर दूं। ये बहुत सारे जी। लोग बोल रहे हैं कि ये 2 पार्ट टैरिफ आ रहा है और ये सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ठीक ऑप्शनल है। पैकेज है, ये उन इंडस्ट्रीज के सूटेबल है जिनकी 24 सही। आवर्स की डिमांड है, कि अगर वो इस ऑप्शन को अवेल करके, ऑप्शनल अवेल पैकेज करना है, चाहिए। मैंडेटरी नहीं है। सही है, मैंडेटरी अगर नहीं। वो इसको बहुत अवेल शुक्रिया। कर लेंगे थोड़ी तो वक्त की मार्जिनल किल्लत है प्राइस के रियान ऊपर। साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। असना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें वक्त दिया। दीजिए, अल्लाह हाफिज।